हेलो बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की यूनिट 5 सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विलयन, तनु विलयन और अणु संख्या गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलयन क्या होता है। देखो, विलयन या सॉल्यूशन। विलयन या सॉल्यूशन को समझने के लिए हम बहुत साधारण से एग्जांपल लेते हैं। यदि हम एक गिलास में वाटर लें और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला दें और उसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व करें चम्मच से, तो देखेंगे कि कुछ देर बाद शक्कर घुल जाती है और फिर हम शक्कर को इसमें नहीं देख सकते, यानी कि दोनों कम्प्लीटली मिसिबल हो जाती हैं, यानी कि दोनों मिलकर एक सममांगी मिश्रण बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम विलयन कहते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब दो कंपोनेंट को मिलाने से व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड एंड होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड, दैट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। जब दो अवयवों को मिलाने पर एक सममांगी मिश्रण बनता है तो हम उसको विलयन कहते हैं। अब सममांगी मिश्रण क्या होता है? सममांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दोनों अवयव कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि मिक्स होने के बाद उस मिक्सचर का संगठन, स्वाद, रंग, रूप सभी और समान हो जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसका कंपोनेंट, जिसका कलर, जिसका टेस्ट यूनिफॉर्म हो जाता, सभी जगह एक सा हो जाता है, ठीक है ना। यदि हम शक्कर को जल में घोलकर चम्मच से नीचे से या ऊपर से थोड़ा सा विलयन बाहर निकाले, टेस्ट करें तो सभी जगह उसका टेस्ट एक जैसा होगा, उसका कंपोजिशन भी एक जैसा होगा। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे मिश्रण को हम सममांगी मिश्रण कहते हैं और यही विलयन कहलाता है बच्चों। यदि हम इसके विपरीत एक बीकर में वाटर लेकर उसमें ऑयल मिला दें तो ऑयल और वाटर की लेयर अलग अलग हो जाएगी और ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसको हम जो है विलयन नहीं कहेंगे, इसको हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे बच्चों, हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो, किसी विलयन को बनाने के लिए दो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, ए जो कम होता है प्लस बी जो ज़्यादा होता है। जो कम होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं, क्या बोलते हैं? सोल्यूट, यानी कि विलय कहते हैं। और जो ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि विलायक कहते हैं। जो लेसर अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट और जो ग्रेटर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है बच्चों। और दोनों को मिलाने से क्या बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, जिसको हम कहते हैं सममांगीय मिश्रण बनता है, ठीक है ना। और सममांगीय मिश्रण की विशेषता मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये हम इसकी परिभाषा देते हैं। देखो, दो कंपोनेंट, ठीक है ना। अब कंपोनेंट की भौतिक अवस्था को यहाँ पर हम नहीं बता रहे, बस दो कंपोनेंट का अगर सममांगी मिश्रण बन जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट का हम मोटे तौर से निर्धारण कर लेते हैं मात्रा देखकर। जो ज़्यादा मात्रा में अमाउंट देखकर ग्रेटर अमाउंट, ज़्यादा मात्रा सॉल्वेंट, लेसर अमाउंट कम मात्रा सोल्यूट। पर टेक्निकली यदि हम देखना चाहें तो सॉल्वेंट और सोल्यूट का डिसाइड हम नंबर ऑफ मोल से करते हैं बच्चों। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं उसको हम सोल्यूट कहते हैं और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं बच्चों, है ना। कम मोल वाला विलय और अधिक मोल वाला विलायक कहलाता है। जो एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा बच्चों कि यदि मैं 36 ग्राम वाटर लूँ, जल लूँ और 98 ग्राम H2SO4 लूँ, दोनों को मैं मिक्स कर दूँ एक बीकर में, तो हमें एक सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो विलयन है, ये जो विलयन है, इस विलयन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, ठीक है ना। कौन विलय है और कौन विलायक है, तो आप सीधे तौर पर देखिए होंगे ये 98 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट होगा, ये 36 ग्राम है तो ये सॉल्यूट होगा, ये विलायक होगा, ये विलय होगा। पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मात्रा बटा अणुभार। मात्रा कितनी है? 36 ग्राम। अमाउंट अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 2 मोल, ठीक है, 2 मोल। और यहाँ पर देखें तो 98 मात्रा और इसका अणुभार मोलर मास कितना होता है? अमाउंट अपॉन मोलर मास दैट इज 1 मोल,
तो देखो किसके मोल ज़्यादा है, वाटर के मोल ज़्यादा है, दिखने में तो 36 ग्राम लग रहा है, ये 98 ग्राम लग रहा है, तो इसके मोल ज़्यादा है, इसके मोल कम है, इसलिए वाटर क्या है, सॉल्वेंट विलायक है, और H2SO4 क्या है, जो है वो सॉल्यूट है, विलय है, ठीक है ना। इस तरीके से हम विलय और विलायक का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपके जनरल टर्म आती है साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि विलियन, समझ में आ गया ना विलियन का मतलब, है ना, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट, है ना, जिससे कि हमको होमोजीनियस क्या मिल जाए, मिक्सचर बन जाए, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट दैट गिव होमोजीनियस मिक्सचर, दो अवयवों का मिश्रण जिससे समांगी मिश्रण प्राप्त होता हो। अब जैसे उसको हम विलयन कहते हैं, और एक होता है द्रव। अब मैं आपसे पूछूं कि विलयन और द्रव में क्या अंतर है, जैसे मैंने आपको पहला वाला एग्जांपल दिखा इंटरेस्टिंग कि कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, तो नंबर ऑफ मोल से डिसाइड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं विलयन और द्रव में क्या अंतर है, तो देखिएगा विलयन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वाटर जल और शक्कर शुगर, ठीक है ना, दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अगर अपन सॉल्यूशन को इसको गर्म करें अपन, तो गर्म करने से जो वाटर होगा वो वेपोराइज हो जाएगा, है ना, या डिस्टिलेशन करें इसका तो वेपोराइजेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो शुगर होगी वो अवशिष्ट, वो रेजिड्यू की फॉर्म में शुगर बच जाएगी, ठीक है ना। तो विलयन को यदि आप वेपोराइज करोगे, उसका डिस्टिलेशन करोगे, तो सॉल्यूट जो होगा वो रेजिड्यू या अवशिष्ट के रूप में बचा रहेगा, ठीक है ना। अगर आप द्रव क्या होता है, प्योर लिक्विड होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, तो उसको आप गर्म करोगे, डिस्टिलेशन करोगे, तो कम्प्लीटली डिस्टिलेट हो जाएगा और बीकर में कुछ रेजिड्यू को अवशिष्ट नहीं बचेगा। तो अगर अवशिष्ट नहीं बचता या कोई रेजिड्यू नहीं बचता तो हम उसको लिक्विड या द्रव कहते हैं, और यदि अवशिष्ट बचता है सॉल्यूट की फॉर्म में तो हम उसको विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार हम दोनों में विभेद ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिएगा आगे। अब हम सॉल्यूशन जो है उनको कितने प्रकार से हम सॉल्यूशन के बारे में जान सकते हैं। देखो यहाँ पर ए और बी कंपोनेंट, ठीक है ना, जो कम है वो तो सॉल्यूट मानते हैं, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट मानते हैं अपन। तो अगर अपन यहाँ ए और बी कंपोनेंट की कोई फिजिकल स्टेट के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई, यहाँ पर परिभाषा में सिर्फ टू कंपोनेंट को हम दर्शाते हैं। तो टू कंपोनेंट में जैसे आपने जो है सॉल्यूट की फॉर्म में गैस और गैस ले ली, फिर आपने यहाँ लिक्विड ले लिया, फिर सॉलिड और सॉलिड ले लिया, और इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाया बी का, ठीक है। बी का कॉम्बिनेशन जो ज़्यादा है, जैसे आपने यहाँ ले लिया सॉलिड, फिर ले लिया आपने लिक्विड, फिर ले लिया आपने गैस, तो इनको आप मिक्स करो इसके साथ, तो मिक्स करके आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। फिर आपने ये सॉलिड ले लिया, फिर आपने लिक्विड ले लिया, फिर गैस ले लिया, तो इनके साथ मिक्स करके आप कॉम्बिनेशन, है ना, मिक्सचर बना सकते हो। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे सॉलिड ले लिया, फिर लिक्विड ले लिया, फिर गैस ले लिया, तो इनका आप आपस में कॉम्बिनेशन, तो ऐसे 9 कॉम्बिनेशन आप विलयन बना सकते हो, 9 प्रकार के विलयन बना सकते हैं ऐसे। परंतु हमारे जो इंटरेस्ट के विलयन होंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना, ठोस का द्रव में विलयन, ठीक है ना, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर हम बात करेंगे लिक्विड इन लिक्विड, द्रव का द्रव में विलयन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव का द्रव में विलयन, या फिर हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड, गैस का द्रव में विलयन। ये हमारे इंटरेस्ट का होंगे और इन्हीं के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, इस प्रकार के बनने वाले विलयन के बारे में, ठीक है ना। तो ये तो विलयनों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म जो होती है वो हम विलयनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कुछ टर्म विलयनों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं जिनमें विलय की मात्रा सॉल्यूट क्या होता है, बहुत कम होता है सॉल्यूट, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन सांद्र विलयन, तनु विलयन, जिनमें विलय कम होता है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, सांद्र विलयन क्या होते हैं, जिनमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, विलय कम तो तनु, विलय ज़्यादा तो सांद्र, ठीक है ना। ऐसे ही जो है एक होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है कि यदि आप किसी बीकर में आप द्रव कोई वाटर ले लो सर, ठीक है ना, और वाटर लेकर उसमें कोई आप सॉल्यूट को डिज़ोल्व करो, डिज़ोल्व करते डिज़ोल्व करते रहो जब तक कि वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। तो जब तक वो डिज़ोल्व होता रहेगा और एक सीमा ऐसी आएगी कि उसके बाद जो आप अमाउंट ऐड करोगे वो नीचे बैठने लग जाएगा, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम अमाउंट घूमने के बाद जो विलयन बना है उस विलयन को आप क्या बोलोगे, आप सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे।
और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होते हैं जिनमें कि विलय की अधिकतम मात्रा घुली भी होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन में विलय अधिकतम मात्रा में नहीं घुला होता, अधिकतम मात्रा से थोड़ा कम घुला होता है, और ऐसे विलयन में और विलय को घोला जा सकता है। तो जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनमें सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट नहीं होती, अब फर्दर और सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है विलयनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आता है आपके द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? द्विअंगी सॉल्यूशन, जब दो अवयवों को मिलाकर आप सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, आप तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, उनको द्विअंगी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर तीन अवयव हैं A+B+C, तीन कंपोनेंट और फिर उनको मिक्स करके आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हो, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनरी सॉल्यूशन, त्रिअंगी विलयन। तो इस तरीके से हम विलयन के लिए यूज़ होने वाला विभिन्न पदों को हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। ये एक सामान्य परिचय जो हम विलयन के बारे में हम देते हैं, और हम जो है छोटी क्लासेस में भी हम इनको पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से विलयन में आने वाले टर्म को हम जो है समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये कहलाता है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, ठीक है। देखिएगा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका परिचय लेना चाहेंगे कि आदर्श विलयन क्या होते हैं और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे पास ये ए कोई विलायक है, विलायक के अणु हैं ए, ठीक है। इसमें हमने कोई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, इसमें सॉल्यूट बी मिला दिया। अब बी मिलाने के बाद देखो यहाँ पर हम देखें क्या स्थिति बन सकती है कि ए के बीच में जो अट्रैक्शन है और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वही अट्रैक्शन ए बी के बीच में हो, तो फिर दोनों की अंतःक्रियाएं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे वो क्या इक्वल हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ए और बी के मध्य जो मिक्सचर बनेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे बच्चों। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। जब द्रव और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होती है वो सेम होती है, ठीक है ना। ए बी और ए बी के बीच में आकर्षण होता है, वो समान होता है, इक्वल होता है, तो बनने वाला मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होता है। और इस आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती हैं उसके बारे में हम देख सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन होंगे यानी कि समान अंतःक्रिया से बनने वाले जो विलयन होंगे उनमें डेल्टा वी की वैल्यू, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने 10 ml ए में 10 ml बी को मिलाया तो दोनों मिक्स हो गए कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली मिक्स होने के बाद जो 20 ml जो है परिणामी वॉल्यूम आ गया, रिजल्टेंट वॉल्यूम 20 ml आ गया, यानी कि वॉल्यूम में दोनों को मिक्स करने के बाद कोई अंतर नहीं आया, तो हम इसको बोलेंगे डेल्टा वी इक्वल टू 0। और जब इस प्रकार के विलयन बनते हैं तो उसमें ना तो ऊर्जा अवशोषित होती है ना उत्सर्जित होती है, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि ना तो हीट बाहर अंदर से बाहर आई ना बाहर से अंदर आई, डेल्टा इज ना तो एब्जॉर्ब हुई नहीं इसमें इसका उत्सर्जन हुआ, रिलीज हुई, तो हम डेल्टा इज इक्वल टू 0 कहेंगे। तो जब डेल्टा वी 0 होगा, डेल्टा ए 0 होगा और समान अंतःक्रिया होगी तो बनने वाला विलयन को हम आदर्श विलयन कहेंगे, ठीक है ना, हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे जो विलयन होते हैं वो राउल के नियम का पालन करते हैं। वर्ड याद रखिएगा, राउल्स लॉ जो आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राउल्स का नियम क्या होता है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आइडिया है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे बच्चों। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो अंतःक्रिया होती है वो इक्वल होती है, ठीक। अब दूसरी स्थिति है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, यदि हम इसी तरीके से यदि हम ए के साथ बी को मिलाएं, ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट, और इसको मिलाएं तो क्या होगा कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है ना, और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है। अब दो परिस्थितियाँ हो सकती है कि यदि ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हो, पहली स्थिति। दूसरी, ये बी और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा हो, ए बी के बीच में इंटरेक्शन हो वो कम हो, ठीक है ना। तो जैसे हम एक स्थिति लेते हैं कि सपोज करो ए के मध्य जो आकर्षण है, अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी विच इज़ ग्रेटर देन अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी।
तो बी अपने आप में अलग रहना चाहेगा और ए अपने आप में अलग रहना चाहेंगे। बी और बी के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट रहना चाहेंगे, ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट रहना चाहेंगे, पास पास नहीं आएंगे, तो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे और दूर दूर जब एक दूसरे से रहेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम दो स्थिति लेते हैं, अनादर्शता की दो स्थिति होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम दो स्थिति ले सकते हैं। क्या स्थिति ले सकते हैं? मैंने आपको बताया कि ए और ए तथा बी और बी, ठीक है ना, यानी कि ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये इन दोनों के मध्य जो अट्रैक्शन है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में बी और ए के मध्य दूरी बढ़ेंगी, दूरी बढ़ने से जो है दोनों की पलायन प्रवृत्ति, ठीक है, एस्केपिंग नेचर बढ़ेगी और जो है लिक्विड के सरफेस को छोड़कर वो जाना चाहेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे हम देखेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। पर जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे की पलायन प्रवृत्ति बढ़ेगी। पलायन प्रवृत्ति का मतलब ये विलायक जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसकी सतह को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति रखेंगे, जिससे कि वेपर प्रेशर वो बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, जब आप दोनों को मिक्स करोगे 10 + 10 ml तो 20 नहीं आएगा। एग्जाम्पल से बताया था समझने का तरीका, 20 नहीं आएगा। 20 से चूँकि दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे तो 20 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, जैसे 20.2 ml आ गया। तो देखो डेल्टा वी में वृद्धि होगी, तो हम इसको कहेंगे डेल्टा वी पॉजिटिव हो गया। अर्थात इस प्रकार के जो अनादर्श विलयन, ठीक है ना, ये जो विलयन कहलाएगा अनादर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है ना। कौन सा अनादर्श विलयन कहलाएगा? जिसमें डेल्टा वी पॉजिटिव हो जाएगा और जिसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, और डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी, है ना, इस केस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जब ए और बी के मध्य, ठीक है ना, प्रतिकर्षण होगा, या बी और ए का जो आकर्षण है वो ज़्यादा है और ए बी का जो आकर्षण है वो कम है, इनके बीच जो अट्रैक्शन कम है, ऐसी स्थिति में धनात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन नेचर के जो है सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इथाइल अल्कोहल है, जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अगर इसमें साइक्लोहेक्सेन मिला दें तो इथाइल अल्कोहल के दो अणु के बीच में साइक्लोहेक्सेन आ जाता है, जिससे कि जो इथाइल अल्कोहल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कम हो जाते हैं या घट जाते हैं और दोनों अणु के बीच, दो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है और ऐसा होने से, दोनों को मिक्स करने से, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल के बीच में आ जाने से ये अनादर्श विलयन बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है, वो पॉजिटिव डेविएशन का होता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरी स्थिति ले सकते हैं, जब ए के मध्य जो आकर्षण है और बी के मध्य जो आकर्षण है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो, वो अट्रैक्शन कम हो और ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो, ज़्यादा हो। तो दोनों जो लिक्विड को आप मिक्स करोगे या दोनों कंपोनेंट को आप मिक्स करोगे तो कम्प्लीटली मिक्सिबल हो जाएंगे, एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, जिससे कि डेल्टा वी जो होगा वो नेगेटिव जाएगा। नेगेटिव का मतलब आपने 10 + 10 मिलाया, 10 + 10 मिलाया तो 20 ना आकर थोड़ा सा कम, जैसे 20.8 आ गया फॉर एग्जांपल समझने के लिए, तो डेल्टा वी नेगेटिव जाएगा। तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, यानी कुछ हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, क्योंकि जब आकर्षण बल लगते हैं तो हीट थोड़ी सी बाहर निकलती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और ऐसे विलयन जो हो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे आदर्शता से, तो इन विलयनों को हम कहेंगे द नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। जैसे कि आप HCl और जल का मिश्रण बनाओ तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, अनादर्श विलयन बनेगा जो कि ऋणात्मक विचलन को दर्शाएगा। और ऐसे विलयन एक दूसरे के पास अणु एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इनकी पलायन प्रवृत्ति नहीं होगी, है ना, ऊपर सतह द्रव के जो है विलयन की सतह को छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी और ऐसे जो विलयन होगा उनका वाष्पदाब क्या होगा, कम होगा, डेल्टा वी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। तो ऐसे विलयनों को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। इससे पहला वाला एग्जांपल दिया था मैंने इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन का, तो वो क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, समझ आई बात। तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के हो गए, है ना, एक तो धनात्मक विचलन वाला और एक ऋणात्मक विचलन वाला, ठीक है ना। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल के नियम का पालन नहीं करते। अब राउल का नियम क्या है ये हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, है ना, उसको अच्छी तरह समझेंगे राउल के नियम को। आप थोड़ा सा यहाँ पे परिचय आप बस मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो है अब हम आइडियल सॉल्यूशन की चर्चा मैंने आपको बताई थी। आइडियल सॉल्यूशन जो बनता है वो सेम इंटरेक्शन से बनता है और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है उसमें इंटरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है बच्चों, ठीक है ना।
तो हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि अब हम कंडीशन लिख सकते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। और ये क्या करते हैं, इनके लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है, और ये राउल्स के नियम को फॉलो करते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। राउल के नियम का क्या करते हैं, वो पालन करते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल देना चाहें तो जैसे हम बात करें बेंजीन और टोलुइन का जो मिक्सचर बना है, ठीक है ना, जो समान संरचना के द्रव होते हैं वो समान को घोलता है, वो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, बेंजीन एंड टोलुइन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं या अनादर्श जो विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, पॉजिटिव डेविएशन दर्शाने वाले, तो उनके लिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। मैंने आपको समझाया डेल्टा वी पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, अवशोषित होती है। और ऐसे जो होते हैं वो राउल के नियम को फॉलो नहीं करते, राउल के नियम का पालन नहीं करते। और ऐसा हम अगर एग्जांपल दें तो मैंने आपको बताया था इथाइल अल्कोहल में साइक्लोहेक्सेन मिला दें अपन तो इस प्रकार का विलयन प्राप्त होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव डेविएशन वाला। दूसरा विलयन होता है नेगेटिव डेविएशन वाला, ऋणात्मक विचलन वाला, अनादर्श विलयन। तो इनके लिए डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है, इनके लिए डेल्टा वी क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये राउल के नियम का पालन नहीं करते, वो हम आगे चर्चा करेंगे। राउल के नियम का पालन नहीं करते। और ऐसा अगर हम उदाहरण दें तो वाटर प्लस HCl इसका एग्जाम्पल है। दिस इज द solution of negative deviation, non-ideal solution of negative deviations. So there are two types of non-ideal solutions: the positive solutions of the positive deviations and the solution of the negative deviation, है ना, ठीक है। तो इनमें देखो इनका जो वाष्प दाब होगा आइडियल सॉल्यूशन का, वो जो वाष्प दाब होगा उस वाष्प दाब से जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है उनका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन है उनका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा आइडियल सॉल्यूशन के वाष्प दाब से, वेपर प्रेशर से। अब हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल बिन क्या होती है, और राउल का नियम क्या होता है, किस प्रकार से आदर्श विलयन राउल के नियम का पालन करते हैं और किस प्रकार से नॉन आइडियल सॉल्यूशन आदर्श राउल के नियम का पालन नहीं करते। इसकी चर्चा हम विस्तार से अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।